आंशिक अवकलज। आंशिक मीन्स अंश और अंश मीन्स होता है भाग। फलन के द्वारा हमें तीन निर्देशांक हैं x, y और z। इन निर्देशांकों के अंतर्गत हमें अवकलज करना है और अवकलज करने के लिए सबसे पहले एक बिंदु लेना है। इनको बोलते हैं चर राशियां। चर राशियां हमारी x, y और z तीन चर राशियां हैं। अगर हमें क्या है आंशिक अवकलज में क्या होता है कि एक परिवर्तन होता है जो कि फलन में परिवर्तन को दर्शाता है। माना कोई फलन f है और उसे चर राशि में रखने पर परिवर्तन ज्ञात करना है। परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन चर राशियां हैं x, y, z। इन तीनों चर राशियों में हम कोई भी एक चर राशि को चुन सकते हैं। माना हमने निर्देशांक x में परिवर्तन किया तो हमें क्या ज्ञात होगा, यह परिवर्तन की दर ये सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो खुद की राशि पर और बाकी दो बचे हमारे चर राशियों पर। इनमें अगर हमने परिवर्तन किया है तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये आती है कि बाकी की जो दो है, बाकी दो चर राशियां सदैव स्थिर रहेंगे। किस तरीके से स्थिर रहेंगे ये भी देखा है। अगर मान के चलिए हमने इस पे कोई भी फोर्स लगाया, इसका एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा है, बैलून का एग्जांपल है। इस पे इसके इनर पार्ट में हमारे पास P प्रेशर है। जिसको हम दाब बोलते हैं। आपको पता है कि अगर मान लो इसमें हमने या तो एयर भर ली गई या हम कोई भी गैस ले सकते हैं। जब हमने इसको गैस को अंदर भर दिया, एयर को अंदर भर दिया, तो आपने देखा होगा कि इंटरनल साइड में उसकी साइडें खुल जाती हैं और बैलून हमारा पूरा फुला हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि जो दाब है वो अंदर की तरफ से काम कर रहा है। अब बात आती है कि फोर्स हमने लगाया, इनके एक्सिस को छोड़ के अगर हम जनरली बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोर्स को और इस साइड से भी हम फोर्स प्रॉपर बराबर फोर्स लगाएंगे तो हमारे टाइम पे एक टाइम ऐसा आएगा कि बैलून जो हमारा फूला हुआ था कुछ इस तरीके का शेप में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि कारण है, क्योंकि अंदर के दो पॉइंट तो स्थिर हैं, आपने सिर्फ एक पॉइंट जो लिया है इसके किनारों पर उसी पे काम कराया है। अर्थात यहाँ पर हमें निर्देशांक x पर अगर हमने फोर्स लगाया है तो हमारा y और z क्या हो जाएगा, स्थिर अवस्था में ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही जगह परिवर्तन होगा, वो होगा हमारा x में। इसीलिए हमने पहले लिख दिया कि बाकी दो चर राशियां सदैव स्थिर रहेगी। नंबर 2, फलन की स्थिति भी, फलन की स्थिति या तो इसमें 5 चीजें लगा सकते हैं, कौन कौन सी जो परिवर्तित कर सकती है। दूसरी चीज, एक चीज आती है अदिश और सदिश में। मैंने आपको पिछली बार में भी बताया था, अदिश में क्या है, दिशा विहीन है, उसमें दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, और सदिश में दिशा के साथ साथ परिमाण निकाला जाता है। तो फलन की स्थिति भी दिशा को निर्धारित करती है, तो अगर दिशा को निर्धारित करती है तो ये शेप आएगी, अगर दिशा को निर्धारित नहीं करती है तो सदैव वह अपनी स्थिति से कम
कभी परिवर्तित नहीं होगी। अर्थात फलन की स्थिति भी आ गई। अब मान के चलिए मैंने क्या लिया है, f लिया, तो फलन की स्थिति क्या होगी, df बटे dx, और इसमें क्या हो जाएगा, y और z स्थिर अवस्था में ही मिलेंगे। अगर हमने y में काम करा, ये तो मैंने x के लिए काम करा दिया, अगर मैं y के लिए काम कराऊं तो ये हो जाएगा df बटे dy, यहां पर z और x स्थिर हो जाएंगे। नंबर थर्ड, अगर मैं z के लिए वर्क करा रहा हूं तो क्या होगा, उसमें परिवर्तन df बटे dz, और यहां पर x और y स्थिर होंगे। यह जरूरी नहीं कि हम ये चीज निर्देशांक पर ही निर्भर करते हैं, हम इसको ट्रायंगल में भी बांट सकते हैं, हम इसको रेक्टेंगल में भी बांट सकते हैं। दूसरी चीज एक बात आती है कि मैंने एक रेक्टेंगल लिया, क्या हम इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं? अगर गणित की भाषा में बताया जाए तो इसमें क्या है, विकर्ण जब तक नहीं होगा तो हम इसका मध्य बिंदु ज्ञात नहीं कर सकते, इसको किसी भी प्रकार से बांट सकते हैं। मान के चलिए इसी रेक्टेंगल पर हमने इस तरीके से कोई संभावित रेखाएं खींच ली, और फिर मैंने यहां से संभावित रेखाएं खींच दी, तो क्या आपको पता है कि यहाँ का मध्य बिंदु क्या निकट होगा? नेवर बी पॉसिबल, आप कभी निकाल नहीं पाओगे। इसके लिए क्या होता है, विकर्ण ही एक विकल्प है, अर्थात विकर्ण के माध्यम से हमें बिंदु मिलेगा, और यही हमारा जिसको बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय केंद्र। इसलिए संभावित राशियों में बाकी की चर राशियां हमारी, ये राशियां हमारी कभी काम नहीं आती। एक एग्जांपल आपके पास हो रहा है, आपके फर्श पे भी टाइलें लगी होती है 4 प्रकार की, इस तरीके से बटी होती है। आपने देखा होगा जब पहली टाइल लगाई जाती है तो उसके सामने वाली टाइल से उसका कोई मतलब नहीं होता, सदैव ये वाली और ये वाली इनसे ही मतलब होता है। अगर मान के चलिए आपने ये वाली लगाई है तो इस वाले में कोई मतलब नहीं है, अगर ये लगाई है तो इससे कोई मतलब नहीं है, और अगर ये लगाई है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात सामंजस्य बिठाने की बात आती है, यहाँ पर किसी भी बिंदु को आप उठा के लेते हैं तो बाकी की जितने भी चर राशियां हैं सदैव उनका क्या होगा कि बाकी की दो, हमने केवल निर्देशांक लिया है, फलन में हम गए हैं तो फलन के अकॉर्डिंग हमारी 2 चर राशियां बची हैं, वो क्या होंगी, सदैव स्थिर होंगी। अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं तो हमारा एक बिंदु अगर लेते हैं तो बाकी की 3 चर राशियां हमारी स्थिर होंगी। हम किसी भी, अब बात आती है एक चीज नई जो किताबों में नहीं है, जो हम लोगों के पास है। क्या आपको पता है कि इस गोले में कितनी चर राशियां हो सकती हैं? कभी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। क्या इस पे कोई काम कर सकते हैं? अगर मान के चलिए एक रेखा मैंने इस तरीके से घुमा के लेके आया तो क्या उसकी दूरी निकल सकती है? नहीं निकल सकती। दूरी तो निकल सकती है, सॉरी विस्थापन नहीं निकल सकता। क्यों? वो लगातार घूमती है, इसीलिए पृथ्वी हमेशा अपने गुरुत्वीय केंद्र को स्थिर रखती है। हम जहां बैठे होते हैं वहां हमारा गुरुत्वीय केंद्र काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, मगर हम हमेशा रोटेट होते रहते हैं, हमारा कोई केंद्र नहीं होता, हमारा केवल गुरुत्वीय केंद्र होता है। अब बात आती है, इसी से हम परिभाषा निकालते हैं, तो परिभाषा में क्या निकालेंगे, किसी राशि का फलन जो है वह सदैव आंशिक होगा। सही है, राशि का फलन कार्य दिया था आंशिक अवकलज निकालना है। तो इस परिभाषा के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक चर राशि है जिसको हमने निकाला था और बाकी की क्या है, राशियां सदैव स्थिर रहेंगी। तो सीधे सीधे लिखना है किसी राशि का फलन यानी कि आंशिक अवकलज निकालने हैं तो कोई एक चर राशि में परिवर्तन होगा या मैं भाषा चेंज करता हूं, परिवर्तन तभी संभव है जब बाकी की चर राशियां स्थिर हो।
ये हमारा आंशिक अवकलज हो गया। अब बात आती है सदिश का आंशिक। ये तो हमारा दिश का हो गया, हम मानते हैं क्या सदिश के लिए निकालेंगे। सदिश के लिए निकालने के लिए सीधी सी बात है, आपको पता है यहाँ पर केवल परिमाण का ही काम हुआ है, यहाँ कोई दिशा नहीं थी। दिशा को हमने यहाँ भी निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि गैस हमेशा घूमती रहती है, एयर हमेशा घूमती रहती है, तो बैलून के अंदर कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। मैंने सिर्फ डायरेक्शन इसलिए कहा है क्योंकि बैलून पतला होता है और उसको फूलने में जब टाइम लगता है तो क्या है, प्रेशर उसके चारों ओर काम करता है, इसलिए मैंने इसको डिनोट किया गया। और फोर्स को इसलिए डिनोट किया गया क्योंकि आप जब दबाओगे तो जाहिर सी बात है पूरी हथेली काम करेगी, वहां पर कोई आंशिक दाब नहीं होगा, वहां सदैव पूरा दाब लगेगा, तो इसकी कंडीशन इस तरीके की हो जाएगी। अब बात आती है दूसरी हमारी हेडिंग की, सदिश का आंशिक अवकलज निकालेंगे हम। इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि सदिश लिखा हुआ है, सदिश का मतलब क्या है वो मैंने आपको पहले भी बता रखा था। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मिलेगी। तो हमारे दो चीजें आती हैं। अगर फलन में हम देखते हैं तो फलन में हमारा, मान के चलिए अभी हमने फलन ही आपको बताया था तो फलन ही ले लेते हैं। ये हो गया हमारा x और y और z, फलन हो गया हमारा। आप किसी भी एक पर, माना हमने कोई भी फलन a लिया, अगर हमने कोई एक फलन लिया है तो जाहिर सी बात है एक स्थिति हम आपको पहले बता चुके हैं, आज बताते हैं दूसरी स्थिति कि उसमें दिशा में भी निर्धारण कैसे होगा। अब फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हमारे, अगर मान के चलिए आप बताएं तो मैं y में रख दूं, z में रख दूं, x में रख दूं, मगर मैं सोचता हूं कि एक में रख दूं, बाकी के दो आप खुद निकाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पर x ही लिया है। मैं यहाँ एक बिंदु लेता हूँ, निर्देशांक बिंदु हमारा x है जिस पे हम काम करेंगे। तो अब इसमें क्या है, दो चीज है, सदिश फलन है हमारे तीन, पहले निर्देशांक हम यहाँ गिन लेते हैं। हमारे निर्देशांक बिंदु है x, y और z, फलन हमारा है a। तो हमारे इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, फलन a x y और z, जो कि एक परिमाण को भी दर्शाता है। परिमाण को दर्शाने के बाद अगर मान के चलिए हमने कोई भी एक प्रक्रिया करी, तो उस प्रक्रिया में हमने x पे एक प्रक्रिया करी, तो ये क्या है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया हुई वो डेल्टा x से हम डिनोट करेंगे, क्योंकि वह चीज प्रारंभिक अवस्था में अंतिम अवस्था में जा सकती है, या दिशा को निर्धारित कर सकती है, या फिर वह अपने द्रव्यमान को बदल सकती है। तो किसी भी कारणवश में अगर आप लेके चले तो जैसी बाधा डायरेक्शन काम करेगी। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इसमें अगर परिवर्तन हम कराते हैं तो परिवर्तन कराएंगे, तो परिवर्तन कराने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ पर डेल्टा x है, यहाँ पर हमारे डेल्टा y हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा z हो जाएगा। मैं आपको एक निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी की मैंने स्थितियां आपको शो करा दी हैं, आगे जाके आप शो कर सकते हैं। सबसे पहले चीज, हमारा परिवर्तन किसमें हुआ है, डेल्टा x में, तो एक निर्देशांक हमारा मिल गया x प्लस डेल्टा x फर्स्ट। अगर y के लिए आप, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, अगर आप y ले रहे हैं तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, और यदि आप z ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, z प्लस डेल्टा z हो जाएगा। फॉर्मूला आता है कि हमारा फलन जो है हम उसमें परिवर्तित करा रहे हैं और x बिंदु का यानी कि निर्देशांक बिंदु पर हम फलन a पे वर्ग कराते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा a अपन डेल्टा x। सबसे पहली चीज डेल्टा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे तीन चीजें आती हैं हमारी फिजिक्स में। पहले एक तो डेल्टा, इसको डेल बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं। मैथ वाले को तो पता है डी का किस में प्रयोग होता है, आप लोगों को जिनको भी नहीं पता है वो भाई देख ले। हमारे यहाँ क्या है, डेल्टा को केवल डेल में ही चेंज करेंगे और किसी में भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने अवकलन किया या समाकलन किया तब हम डी का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम केवल क्या
डेल्टा का ही प्रयोग करेंगे। अब पहली बात आती है दिशा की। एक दिशा आपकी सामने काम करती है तो एक विपरीत दिशा में भी काम करती है। आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, घर्षण। आप जब पैदल चलते हैं तो आप कदम आगे बढ़ाते हैं और जमीन जो पीछे की तरफ धकेलते चले जाते हैं। आप तो अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं मगर स्वतः एक प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है जिसको हम बोलते हैं क्या, घर्षण। बल लगाया जाएगा तो यही घर्षण बल होता है। तो इसलिए इस विपरीत दिशा के लिए हमारे पास क्या है, पहला परिमाण निकालेंगे ए के लिए, तो ए ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। आंशिक अवकलज है, एक बिंदु काम करेगा तो बाकी के दो स्थिर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y और z स्थिर हो गए हमारे, माइनस संपूर्ण परिमाण आपके पास है, मैंने आपको पहले बता दिया था, और नेगेटिव साइन सिर्फ दिशा को यानी कि विपरीत दिशा को निर्धारित कर सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण परिमाण है और परिमाण से हम ये कम परिमाण घटा सकते हैं। दोनों बातें मैंने आपको बता दी है, जो भी आपको सूटेबल लगे वही आप यूज करें। अब इसमें क्या हो जाएगा, a, x, y और z। तीसरी चीज, आपने किस बिंदु पर काम किया है, x बिंदु पर, और कितना परिवर्तन हुआ है डेल्टा x, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, शून्योत्तर मानेंगे। शून्योत्तर एक ऐसी स्थिति होती है जब बिंदु पर काम किया जाए, तो उस टाइम पर हमारे क्या होगा, मान के चलिए हम डेल्टा x बराबर 0 लेते हैं, इसको बोलते हैं शून्योत्तर। इसमें हम लगाएंगे लिमिट, और जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट पूरी आ जाएगी हमारी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सही है। और आपको पता है कि x के सापेक्ष क्या दिख रहा था हमें परिवर्तन, डेल्टा, तो हम साथ में क्या लिखेंगे, डेल्टा x। डेल्टा x तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू क्या मिला, ये संपूर्ण मिला है, और संपूर्ण मिलने से पहले हमें लिमिट लगानी है। तो लिमिट हमने केवल पहले किसमें लगाई है, डेल्टा a अपॉन डेल्टा x में। अब हम पहले इसको चेंज करेंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, डेल्टा को मैंने आपको बताया किसमें चेंज करेंगे, डेल में, तो ये आ जाएगा डेल a अपॉन डेल x। अब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में अब इस वाले खंड में हम लिमिट लगाएंगे। जब लिमिट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है डेल्टा x में कोई परिवर्तन, अगर शून्योत्तर दे रखा है शून्योत्तर लगाएं, एक दे रखा है तो एक लगाएं, दो दे रखा है तो दो लगाएं, जैसा भी आपको दिया जाता है उस तरीके से। इसका मान ऊपर है तो हम यहाँ लगा देंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट कैपिटल A x प्लस डेल्टा x कोमा y कोमा z ब्रैकेट क्लोज माइनस कैपिटल A x कोमा y कोमा z डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यही हमारा फॉर्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग हम केवल x और y और z के साथ यानी कि फलन के सापेक्ष इन पे हम काम करा सकते हैं। तो आपके लिए केवल मैंने डेल्टा x का प्रयोग किया है। आप आज होमवर्क में डेल्टा y और डेल्टा z का प्रयोग करते हुए फॉर्मूला निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर y का काम कराया जाएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी काम आप करेंगे। तो अगर डेल्टा y के लिए 0 लगा रहे हैं शून्योत्तर के लिए, तो लास्ट में ये आ जाएगा कि लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, लास्ट लिख रहा हूँ, बाकी तो आपको पूरी प्रोसेस पूरी करनी है। कैपिटल A x बाय प्लस डेल्टा y कोमा z माइनस कैपिटल A x y और z डिवाइडेड बाय डेल्टा y। ये हमारे y के लिए हो जाएगा। अगर हम z के लिए वर्क करा रहे हैं तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 अगेन कैपिटल A x कोमा y कोमा z प्लस डेल्टा z माइनस कैपिटल A x कोमा y कोमा z डिवाइडेड बाय डेल्टा z। यह हमारा आंशिक अवकलज अदिश और सदिश का कंप्लीट हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।